प्रिय छात्रों, जो भी छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षा 2024-25 की दे रहे हैं, उनका सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। छात्रों, एनसीईआरटी बेस हर एक इंटर कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने का तरीका क्या है, कुछ पता नहीं है। सबसे पहले तो आपके साथ जो भी छात्र हैं जो 12th में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा का, वो पहले तो ये वीडियो अपने छात्रों के साथ शेयर कर दें। बायोलॉजी का कुल इस बार 30 चैप्टर है, ठीक है? 13 चैप्टर है इस बार, जिससे सिलेबस में पेपर बनना है, ठीक है? जो 12th का पेपर बनेगा वो सिर्फ 13 चैप्टर से बनेगा। यहाँ पे आज अध्याय फर्स्ट जो जीवों में जनन, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, पूरी बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं तो इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन अगर अध्याय 2 का या फिर इसका पार्ट 2 मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई करूँगा मैं। जो एनसीईआरटी की 12th बायोलॉजी है, हाँ, एक और चीज़ है मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि जो आपके परीक्षा होने जा रही है, फरवरी में परीक्षा होगी जहाँ तक सम्मुखता बात है, तो उसके परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। वो 25 सितंबर से परीक्षा केंद्र बनाए जाने स्टार्ट कर दिए जाएंगे कि कौन सा परीक्षा केंद्र बनाया जाना है और कौन सा परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाना है, ठीक है? तो ये खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। अपडेटेड रहो हमेशा, ठीक है? तो जो भी छात्र बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या हार्मफुल है, ठीक है? क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। ये जो मैंने अध्याय फर्स्ट लिया है जीवों में जनन, ठीक है, जो इस बार की नई एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक जो आई हुई है, मैं आपको शो कराता हूँ, ठीक है? आप वीडियो पे बने रहिए, लगातार स्किप मत करिएगा। और एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा है। हाँ, आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो उसको एक स्पीड पे लगा करके 1.5 की स्पीड पे लगा करके देख सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं पहले तो सिलेबस की, ठीक है? सिलेबस क्या क्या है, ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस क्या है, जो सभी स्टेट्स या सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए जो लागू होता है, जो वो ओल्ड और न्यू सिलेबस क्या है, ठीक है? ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेनिफिशियल है बोर्ड परीक्षा के लिए ही नहीं। आप बोर्ड परीक्षा को देंगे, पास करेंगे, इसके बाद जब आगे आगामी कक्षाओं में आप जाएंगे, चाहे वो आप नीट की तैयारी करें या फिर बीएससी करें, ठीक है, बायोलॉजी से, तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल है मैं वो भी बताऊंगा। क्योंकि अभी से पेपर होने में और जो पेपर में सिलेबस होगा, इसके बाद जो आपको सिलेबस से सामना होगा, तो क्या आपको कैसे अंडरस्टैंड हो पाएगा, ठीक है? चलिए बात करते हैं, पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो जीव विज्ञान कक्षा 12th का दिखा रहा है, ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है? देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि रीप्रिंट 2024-25, ठीक है, यानी कि ये बुक जो है वो 2014 और सॉरी 2024 और 25 की बुक है, ठीक है? ये जो बुक है, इसका जो नवीनतम संस्करण है 2022 में किया गया था और इसको रीप्रिंट किया गया है 2024 में, ठीक है? 2024 में रीप्रिंट किया गया है। ये कुछ बच्चों के लिए पाठ्यक्रम रूप जो कुछ जाती हैं, जो रहती हैं बातें, वो लिखी हुई हैं बुक्स में। और इसका सिलेबस क्या है मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है? ये आभार वगैरह है, ये विषय सूची यहाँ पे है, ठीक है? जो पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन किया गया है या प्राकथन किया गया है, ठीक है,
देखो इकाई 1 से 5 तक आपका 11th में है, ठीक है, 11th में है, और इकाई 6 से लगा के आगे का आपका 12th में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जनन, ठीक है, पहला जो इकाई 6 में पहला जो चैप्टर है वो जनन है। अब जनन किसमें है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, मानव जनन है, और जनन स्वास्थ्य है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, ठीक है, इकाई 6 में। अब मैं बात करता हूँ ओल्ड ओल्ड सिलेबस की, ठीक है, ये किस प्रकार से बेनिफिशियल है और वो किस प्रकार से बेनिफिशियल है। चलिए हम जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसकी बात करते हैं। देखिए ये यहाँ पे इकाई 6 है, ठीक है, इकाई 6 है, यानी कि पार्ट 6 है, अध्याय 6 है। जनन ये भी है, ठीक है, वो भी जनन था। अब यहाँ पे अध्याय आप पहला देख रहे हैं, जीवों में जनन, ठीक है, जीवों में जनन, जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है, और ये तीनों अध्याय इसमें है, ठीक है, तीनों अध्याय इसमें है, देखो ये तीनों अध्याय इसमें है। अब क्या आपको बेनिफिशियल होने वाला है और क्या हार्मफुल होने वाला है, मैं उसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। जरा ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस को समझ गए तो आधा काम आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है, आधा काम यहीं पे खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो ये जनन जो शब्द है, जीवों में जनन जो अध्याय, ये हटाया गया है 2024 में, ठीक है। अगर ये जनन है, जनन चैप्टर दिया हुआ है, तो अगर पुष्पी पादपों में जनन पूछा गया तो क्या वो जीवों में जनन नहीं है, या जो मानव जनन पूछा गया क्या वो जीवों में जनन नहीं है, या जनन स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही है तो वो जीवों के जनन के स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल की जा रही है। तो इन तीनों चैप्टर का संबंध इस एक चैप्टर से है, इसलिए आपको जब ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं तो इससे पहले अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इन तीनों चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि पुष्पी जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो भी तो जीव होते हैं, या जो मानव है या फिर कोई एनिमल है वो भी तो जीव है। तो जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है, ठीक है, वो बताया जाएगा इस चैप्टर पे। तो जो भी इसमें रिमूव किया गया है वो अगर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी देगा कि पुष्पोत्पाद में लैंगिक जनन क्या होता है। अब आपने जीवों में जनन 2 प्रकार का होता है, ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक, जो इस चैप्टर में है, जो इस चैप्टर में है जीवों में जनन में। अगर आप डायरेक्ट लैंगिक प्रजनन पे जाएंगे तो फिर आपको क्या पता रहेगा, ठीक है, कुछ बेसिक्स जानकारी है, इसमें कुछ और भी डीपली जानकारी है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ये आगे किस प्रकार से बेनिफिशियल होगा आपके लिए। देखिए जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, ये बेसिक लेवल है, ठीक है, ये बेसिक लेवल है। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तब आपको इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत होगी, तब आपको इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत होगी। अगर यहाँ पे आपने पढ़ के रखा है तो आप जब बीएससी में जाएंगे या फिर नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो नीट के एग्जाम में वो ये नहीं कहता है कि मैंने ये चैप्टर हटा दिया था एनसीईआरटी में तो मैं इस बार क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। वो चाहे जहां से मर्जी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जो नीट का एग्जाम बनता है, नीट का पेपर बनता है, वो जहां मर्जी होता है वहां से क्वेश्चन पूछता है। वो ये नहीं कहता कि नहीं आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर ये हटा दिया गया है तो फिर ये हम चैप्टर से नहीं पूछेंगे, ठीक है। एक बात समझ रहे हो ना, एनसीईआरटी में जो चैप्टर हटा दिया गया है, नीट ये नहीं कहता है कि मैंने ये एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी ने ये चैप्टर हटा दिया है, मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगा, ऐसा नीट नहीं कहता है। नीट अवश्य ही पूछता है, नीट अवश्य ही पूछता है, बेसिक पूछता है, और आपको उसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर आप अभी ये नहीं पढ़ेंगे तो बाद में जब आप नीट के एग्जाम की तैयारी करेंगे तब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। तो जो भी चैप्टर है मैं यहाँ से इस एनसीईआरटी से क्लियर कराऊंगा। टोटल 16 चैप्टर है इसमें, और जो न्यू वाली है उसमें 13 चैप्टर है, 3 चैप्टर का डिफरेंस है, ठीक है। 3 चैप्टर 3 वीडियोज रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनको भी जब 13 देख सकते हैं तो 16 क्यों नहीं देख सकते हैं, है ना। चलो हम बात करते हैं, इसमें 3 चैप्टर हैं। इकाई 7 है, उसमें भी 3 चैप्टर हैं, ठीक है। अनुवांशिकी तथा विकास, यानी कि जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट क्या है ह्यूमन में, या फिर जो है किसी एनिमल में या किसी प्लांट में, यानी कि ऑर्गेनिज्म में। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ठीक है, वंशागति के आणविक आधार और विकास, ठीक है। इकाई 8 में क्या है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियां, ये चैप्टर हटाया गया है, ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर हटाया गया है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ह्यूमन
में कैसे किस प्रकार से कल्याण का निर्माण करते हैं या कल्याण पैदा होते हैं। जो इकाई 9 है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एवं इट्स यूजेस, ठीक है, ये 2 चैप्टर हैं। जो तीसरा चैप्टर हटाया गया है वो शायद जैव विविधता एवं संरक्षण का हटाया गया है। आई थिंक ये 15 या 16 में एक चैप्टर हटाया गया है, चलो देख लेते हैं। हाँ, जैव विविधता संरक्षण है इसमें भी, और इसमें भी है पर्यावरण के मुद्दे। ये पर्यावरण के मुद्दे जो हटाया गया है, अब ये समझिए कि पर्यावरण को नुकसान क्या क्या पहुंचा रहा है, वो भी एक मुद्दा है। पर्यावरण को क्या क्या फायदा पहुंचा रहा है, ये भी तो पर्यावरण का मुद्दा है। अब यही चैप्टर हटा दिया गया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए और आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप सबसे बात, ये 3 चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टर को बाद को अध्ययन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिससे ये आपको कोई परेशानी ना हो जब नीट का एग्जाम जो है आप प्रिपरेशन करें उस समय, ठीक है। चलिए बात करते हैं इकाई 6 में, जीवों में जनन। जीवों में जनन क्या होता है? इकाई 6, जीवों में जनन, पुष्पी पादों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ये 4 चैप्टर हैं, ठीक है। अ, जो जीव विज्ञान है, सबसे पहले तो जीव विज्ञान आपको पता होगा जीव विज्ञान क्या होता है, यानी कि जीवों का विज्ञान, जिसमें लाइफ है वही जीव है और उसका अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। यानी कि जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की गाथा कहानी का सारा निचोड़ है, यानी कि जो भी हमारे जीव पे ये जो भी पृथ्वी पे घूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, जो खड़ा है, पौधा है, कोई अणुजब है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, ह्यूमन है, एनिमल है, वो क्या है, सब जीव है। और इनके बारे में ही अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। देखो, पंचानन माहेश्वरी का जन्म जयपुर राजस्थान में नवंबर 1904 में हुआ, ठीक है। ये क्या थे, ये एक बोटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान थे, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के विद्वान थे। इन्होंने ज्यादातर जो अपना अ, योगदान दिया है वो पौधों में लेकर के दिया है, ठीक है। पौधों में लेकर के कैसे दिया है, जैसे कि इन्होंने ऊतक संवर्धन के क्षेत्र में जो है ज्यादा वो दिया है। टेस्ट ट्यूब जो परख नली निषेचन होता है या अंतःअंडाशयी परागण होता है, इनके कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने परख नली निषेचन में बहुत ज्यादा वर्क किया। जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बने हुए हैं वो आज ह्यूमन में कवर करते हैं, ऐसे ही टेस्ट ट्यूब भी जो है हम प्लांट में भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जीवों में जनन, ठीक है। देखिए, जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है, 2 प्रकार से होता है। ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा और साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, जो भी मैं बताते जाऊँ उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। देखो, प्रत्येक जीव जो होता है कुछ समय तक ही जीवित होता है, ठीक है। उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म से लेकर के उस जीव का जीवन अवधि को निरूपित करता है। जैसे ह्यूमन यहाँ से जन्म लिया और यहाँ पे जाकर के वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये लाइफ स्पैन है, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होती है, यानी कि बर्थ टू डेथ लिविंग लाइफ कॉल्ड इज लाइफ स्पैन, ठीक है। अब देखिए, हाथी है, गुलाब है, कुत्ता है, तितली है, 1 से 2 हफ्ते जीवित रहती है, कौवा 15 वर्ष तक, तोता 140 वर्ष तक, ये देखो लाइफ स्पेन दिया है ना, लाइफ स्पेन दिया है। मक्खी, वनडे, ठीक है, बरगद जो रहता है वो 500 साल तक, 600 साल तक जीवित रहता है, कछुआ 150 साल तक जीवित रहता है, जो धान की फसल है वो 90 दिन तक जीवित रहती है, मगरमच्छ 60 वर्ष तक जीवित रहता है। इस तरीके से ये देखो, यह हुआ सबकी, ये क्या कहलाती है, लाइफ स्पैन कहलाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता दूंगा कि लाइफ स्पैन क्या है या फिर जीवन का जन्म क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो जीवों में जनन। जीवों ये जीव में जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव, ठीक है, किसी दूसरे जीव की सहायता से, यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर के एक संतति का निर्माण करते हैं, उसमें उसको ही क्या कहा जाता है, जीव में यानी कि जनन कहा जाता है। जनन प्रक्रिया के द्वारा ही एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक जीव अपने जैसे संतति का उत्पादन या उत्पत्ति को जन्म देता है, ठीक है। देखो, जीवों में जनन एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है, ठीक है। संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है, इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु चक्र चलता रहता है, ठीक है। आप जो है इसमें लिखा है अध्याय 5 में आप आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत जब पढ़ेंगे तब ज्यादा जनन में जो है वो काम आएगा, जीवों में जनन, ठीक है।
अब ये देखिए, ये तो चैप्टर यहाँ से हटा दिया गया है, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर अध्याय 5 हमको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। और अध्याय 5 उसमें है, जो नए वाले हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहले तो जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, देखिए हमेशा दो संतति होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मैं आपको बता दूं, जो मेल को डिनोट किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है, जो फीमेल किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, माइनस से और प्लस से। दूसरा जो साइन रहता है, जो मेल का होता है वो इस तरीके से रहता है, और जो फीमेल का होता है वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से रहता है, ये साइन आप पहचान लीजिएगा, ये साइन आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये मेल का है और ये फीमेल का है। जब मेल और फीमेल दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन प्रक्रिया करते हैं, तब एक नई सुंदरता उत्पन्न होती है, उसको लैंगिक जनन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन। अब यहाँ पे क्या है कि अगर देखो, ये तो लैंगिक जनन की विधि हो गई। दूसरी जो अलैंगिक जनन की विधि है, जैसे कोई एक जीव है, ठीक है, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, या कोई एक ऐसा जीव है जो अपने आप डिवाइड हो सकता है, अपने आप ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है, उसे दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं है, उसको अलैंगिक जनन बोला जाता है। यानी कि वो बिना लैंगिक जनन के ही जीव उत्पन्न कर सकता है। जैसे कोई एक फंगस है, ठीक है, जिसे कवक बोला जाता है, कवक बोला जाता है, ये उसका टुकड़ा है कवक का, और ये ऑटोमेटिकली इसमें दो भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक एक से दो हो गया, तो इसको क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन बोला जाता है, ठीक है। देखिए, एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। ये जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक गैमीट के निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। और जब दो जनक यानी कि विपरीत लिंग वाले जनन क्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में घूमन होता है, तो यह लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की, ठीक है। अलैंगिक जनन में मैंने बताया कि एक अकेला ही जीव दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उसे दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये अमीबा में देख सकते हैं आप, अमीबा देखो ये केंद्रक है, अमीबा ये केंद्रक है, ये यहाँ से देखो सिकुड़ना स्टार्ट हो गया, यहाँ से सिकुड़ता गया और ये केंद्रक इसका दो भागों में डिवाइड हो गया। ये देखिए, ये इधर बन गया और ये इधर बन गया, और दो संतति कोशिकाओं में ये बदल गया, यानी कि डॉटर सेल में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिवाइडेशन या फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एकल जीव जो होता है संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वे केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है, ठीक है। ये भिन्न नहीं होगी। देखो, जो लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न होती है, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होता है ना, एकदम समान होता है ना, ऐसे ही अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पत्ति संतति जो होती है वो भी अपने पिता के समान होती है, ठीक है। इसको अकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई। अब देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है, जैसे ये एक जनन कोशिका है, ये सबसे ज्यादा ईस्ट में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या होता है, आप जाएंगे किसी परचूनी की दुकान पे, जनरल स्टोर पे जाएंगे और वहां पे कहेंगे हमें जो है ईस्ट दे दीजिएगा थोड़ा, वो ईस्ट आपको दे देगा पाउडर फॉर्म में, ठीक है, पाउडर फॉर्म में ईस्ट दे देगा। ईस्ट के द्वारा होता क्या है, आप जो है मिठाई आती है ना, लाल मिठाई आती है, उसको घोलेंगे और उसमें वो ईस्ट डाल देंगे, ठीक है, वो उसमें ईस्ट डाल देंगे। ईस्ट डालने के बाद आप 48 से 72 घंटे के बाद देखेंगे कि जो घोल बनाया था मिठाई का उसमें बुलबुले उत्पन्न होना स्टार्ट हो गए, यानी कि उसमें सड़न क्रिया उत्पन्न हो गई। ईस्ट का काम है किसी चीज को सड़ाना, ठीक है। ईस्ट का काम क्या है, फर्मेंटेशन की क्रिया में सहायता करना, ठीक है। तो अब ये हम लाए तो थे 2 रुपए का या 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का दिया उसने 5 ग्राम या 2 ग्राम दिया, ठीक है, लेकिन वो 2 ग्राम थोड़ी ना रह गया। ईस्ट को जब मैंने इसमें डाला तो उसने अपने आप को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, अपने आप को गुणन किया, ठीक है, अपने आप को गुणन किया, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे किया। क्यों ऐसे कैसे किया, ठीक है। जैसे एक ये ईस्ट की सेल ले ली, ठीक है, एक छोटा सा पाउडर का एक जो छोटा सा टुकड़ा होगा वो ले लिया, ठीक है, वो लेने के बाद जब उसमें डाल दिया, ठीक है, डालने के बाद अब ये क्या करेगा, भाई उतने से तो काम चलना नहीं है, तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, अनुकूलन अवस्था मिली, तो उसने क्या किया, इस तरीके से बड बनाई और बड ये जो है अलग हो गई, ठीक है, यहाँ से ये अलग हो गई। ये अब एक सेल थी, एक ये सेल बन गई और एक ये सेल बन गई, ये दो भागों में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं बडिंग या मुकुलन, ठीक है, यानी कि एक बड निकल के एक मुकुल निकल के जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं बडिंग या मुकुलन, ठीक है। देखिए,
परजीव तथा एक केंद्रकीय जीव। एक केंद्रकीय जीव क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस एक केंद्र के जीव यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, जैसे फंगस होता है, उसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। और जो एक केंद्र के यूनिसेलुलर जीव होते हैं, उनमें एक ही सेल पाई जाती है, ठीक है। प्रोटिस्टा मोनेरा में जनक कोशिका दो भागों में व्यक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, ठीक है। इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जरण की क्रिया विधि है, ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है कि समान चीजों में दो भागों में बढ़ जाता है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिससे कि इसमें मुकुलन, इसमें द्विखंड, इसमें दो खंड बन गए अमीबा के, जिनमें एक कोशिका दो भागों में व्यक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग वयस्क जीव में के रूप में तीव्रता से वृद्धि करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो था, देखिए क्लामेडोमोनास में ये अलैंगिक जनन है, ठीक है, इसमें ये स्पोर्स रिलीज हो गए, ठीक है। अब ये देख रहे हैं साबे, ये हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रिला है। हाइड्रिला से ये मुख है और इससे एक नई कलिका निकल रही है, तो नई कलिका निकलेगी तो ग्रोथ करके ऐसी ही बन जाएगी, ठीक है। ये क्या है, त- ये स्पंज में जैम्यूल स्पंज है, ये स्पंज है। ये स्पंज जब ये यहाँ पे ये ब्रस्ट होगा, तब ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये पेनिसिलियम है, ठीक है, पेनिसिलियम में कोनिडिया है, ठीक है, ये भी अलैंगिक जनन है। देखो ये एक यहाँ पे कोनिडियोफोर हुआ, ठीक है, इसके बाद ये कोनिडियोफोर ब्रांचेड हो गए, शाखित हो गए। इसके बाद इनके ऊपर ये भी कोनिडियोफोर है, ये ब्रांचेड हो गए, ये माइसीलियम है, ठीक है। और इसके ऊपर कोनिडिया ये लगे हुए हैं, ये कोनिडिया लगे हुए हैं। अब इसमें कोई अन्य आप देख रहे हैं, कोई अन्य दूसरा इसी प्रकार का जीव इसमें इन्वॉल्व हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये इतने एक से इतने सारे कोनिडिया बन गए, और इतनी सारी कोनिडिया जब ये जर्मिनेट करेंगी तो ऐसी ही बनेगी, ऐसी ही बनेगी, ठीक है। ये क्या है, पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम नोटेटम, जो पेनिसिलिन की खोज की, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1728 में, वो पेनिसिलियम यही है, ठीक है। ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है। या विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादप संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र को एक स्थिर कठोर आवरण में स्थापित करता है, जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं, जिसे परिघटना को पुटी भवन कहा जाता है या सिस्ट कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, ये क्या है, अमीबा का कभी साइज एक निश्चित नहीं होता है। अमीबा है, क्या हुआ कि अब ना तो ये जनन कर सकता है, ठीक है, जनन कर नहीं सकता है, और ये मरने वाला है, ठीक है, समझ लीजिए ये मरने वाला है। तो ये अपने आप को बचाएगा, अपने आप को क्या बचाएगा, ये एक रस स्रावित करेगा जो इसके चारों तरफ फैलेगा, ठीक है, चारों तरफ फैलेगा और वो कठोर हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, ये अमीबा इस प्रकार का हो जाएगा, गोलाकार, और इसके ऊपर एक कठोर परत चढ़ जाएगी। कठोर परत क्या कहलाती है, एक ये लेयर कहलाती है, और इसको ही क्या कहा जाता है, इसको इस प्रोसेस को होने को पुटी भवन कहा जाता है, ठीक है, पुटी भवन कहा जाता है। और ये पुटी बन गई यानी सिस्ट, यानी कि एक डोरमेंट स्टेज बन गई, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों में पुरागमन पर पुटीकृत अमीबा भूखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तब ये जो पुट्टी है, ठीक है, ये टूट के, ठीक है, बहुखंडन द्वारा विभाजित हो जाएगी। 4 खंडों में हो सकती है, 8 खंडों में भी हो सकती है, 16 खंडों में भी हो सकती है, ठीक है। इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं और इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आबाशा, इसमें देखो, इसमें एक आलू लिया, एक आलू में अब पता है कितनी कलिकाएं होती हैं, और प्रत्येक कलिका से जो प्लांट निकलता है, वो हम जब आलू को कट काट के लगाते हैं खेत में, तो एक एक कलिका का अलग अलग कर लेते हैं। एक कलिका जब खेत में लगाते हैं तो देखते हैं कि एक कलिका से जो मैंने आलू बोया हुआ था खेत में, उसमें से 6 7 8 10 आलू तक जो है खेत में बनते हैं। अब समझिए एक आलू में 5 कलिकाएं हैं, ठीक है, या 6 कलिकाएं हैं, और हर एक कलिका को काट के अलग कर दिया, और हर एक कलिका से 10 10 आलू निकल रहे हैं, यानी कि 1 से 1.5 किलो आलू निकल रहा है, 1 किलो, तो समझिए एक एक आलू से कितने आलू बनेंगे, है ना। अब देखिए ये जो है वह अदरक में जो है ये पस्तानिक मूल है, ये कलिकाएं नहीं बन रही है, ये कलिकाएं अलग हो जाएंगी, उनको अलग अगर लगा दिया जाए तो फिर ये पूरा जो है इस तरीके से हल्दी या अदरक जो है बन जाएगी, ठीक है। ये सा ये सा जो है अगैब का बुलबिल, ठीक है। दा जो है ब्रायोफिलम,
ये आपने ब्रायोफिल्म देखा होगा, जिसे पत्थर चट्टा भी बोला जाता है, ठीक है, जिसे अजूबा का पौधा भी बोला जाता है। उसका जो पत्ती होती है, उसकी जो पत्ती होती है, उसको हम जरा सा ऐसे तोड़ लेंगे, यहाँ से इतनी तोड़ लेंगे, ठीक है, इसको तोड़ के अलग लगा देंगे, अलग मिट्टी में दबा देंगे, वहां से कलिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी और नया पौधा बन जाएगा। या फिर इसमें ही जरा सा मिट्टी हम डाल देंगे यहाँ पे, तो नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्या है, ये ब्रायोफिल्म की पर्णकलिकाएं हैं, ठीक है। जल है शंथी की हाइसिंथ की भुस्तारिका, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लांट है, ठीक है, ये मैन प्लांट है, ठीक है, ये वाला मैन प्लांट है। और इसकी जड़ है, इसकी जड़ यहाँ से निकली और दोबारा मिट्टी में मिल गई, तो यहाँ से इसने नई जड़ बना ली और नया पौधा ऊपर उत्पन्न हो गया, ठीक है। देखो, फंजाई जो मैं फंजाई की बात कर रहा था, सदस्य साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चलविजाण, जिसे जू स्पोर्स बोलते हैं, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शीय चलनशील संरचनाएं होती हैं। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया, कलिका तथा जैम्यूल स्पंज होते हैं, ठीक है। अब देखिए जल स्पोर्स जो होते हैं या जल बीजाणु होते हैं, जिसे जू स्पोर्स बोलते हैं, ये अलैंगिक जनन होते हैं, अलैंगिक जीवाणु होते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं अभी पढ़ेंगे तो जब आप नीट का प्रिपरेशन करेंगे तब आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अलैंगिक शब्द क्या है, या चल बीजाणु क्या है, ठीक है, या कोनिडिया क्या है, या कोनिडियोफोर क्या है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में बस ज्ञान प्राप्त किया होगा, ठीक है। अब आपने कक्षा 11 में ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपके टीचर ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा तो आपके अच्छे से जरूर समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों से इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। अब देखिए जंतुओं में या साधारण जीवों में अलैंगिक जनन तो नहीं होता है, ह्यूमन का भी अलैंगिक जनन होता है, ह्यूमन अकेला बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता है, ठीक है, ह्यूमन अकेला बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए दूसरा उसको फीमेल को मेल और मेल को फीमेल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, अन्यथा वो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता है, ठीक है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्थारी, प्रकंद, सरकंद, बल्ब, भूस्थारी सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। अब देखिए जो ऊपरी भूस्थारी है या प्रकंद है या शकरकंद है या बल्ब है, भूस्थारी है, ये सभी 11th में हैं। ये सभी चीजें 11th में हैं और आपने पढ़ी हुई हैं। अगर नहीं पढ़ी हुई है तो कृपया करके एक बार जाके देख लीजिएगा कि कायिक प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं। ऊपरी विस्तारी है, ठीक है, जैसे घास का पौधा होता है ना, घास का पौधा होता है, एक घास का मैंने पौधा लिया और उसको कट कर दिया 10-15, उसकी हर एक गांठ कट कर दी, उस गांठ को बो दिया। अब वो एक पौधा था, अब वो एक पौधे में लगभग 10 गांठ है या 15 गांठ है, 15 गांठों से कल्ले निकलेंगे, 15 गांठों से नया लताएं स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही प्रकंद, ठीक है, जैसे अदरक का हो गया, ऐसे शकरकंदी हो गया, ऐसे बल्ब लगाते हैं, जिससे कि उसके गार्लिक का बल्ब लगाते हैं, भुइस्तारी लगाते हैं, ठीक है। ये क्या है सभी, ये कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। या कह सकते हैं कलम लगाते हैं, ठीक है, यानी ग्राफ्टिंग लगाते हैं। जो हम कमल का सॉरी गुलाब का पौधा होता है उसमें कलम लगा देते हैं, ठीक है, या उसकी टहनी को काट के नई जगह लगा देते हैं, ये भी क्या है, ये कायिक प्रवर्धन है, ठीक है। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित होता है, जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, उदाहरण हाइड्रा। ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अध्याय 13-14 में पढ़ेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट है, देखो ये पता चटा की बात आ गई है यहाँ पे, ब्रायोफिल्म जिसे कहा जाता है, ठीक है। परभ संधियां होती हैं, जैसे कि ये गन्ना हो गया, ठीक है, गन्ने की बात करते हैं। गन्ने में परभ संधियां ऐसे पाई जाती हैं, ठीक है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ऐसे पाई जाती है ना, परभ संधियां पाई जाती गन्ना देखा है ना। तो क्या करते हैं कि गन्ना बोते हैं तो ये एक गन्ना रहता है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। एक एक आंख निकाल लेते हैं इसकी और उसकी खेतों में बुवाई कर देते हैं। एक गन्ने में लगभग 10 आंख होती हैं, 8 से 10, और 10 आंखों को अलग अलग कर देते हैं, यानी कि 10 जो है 10 कल्ले निकलते हैं। इसके बाद उनसे नए नए कल्ले निकल के एक एक कल्ले से
15-15, 20-20 कल्ले निकलते हैं, जिससे कि उसकी मूड़ बन जाती है, और एक एक मूड़ में गन्ने की संख्या जो है 8 से 10 बन जाती है। वो किसका है? वो एक से है। ये परभ संधियों से कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, देखिए जब ये परभ संधियां नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती हैं, तब इनके मूल रूट्स तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन सभी जीवों में पाया जाता है, जैसे कि भैंस, गाय, बकरी, बंदर, शेर, चीता, लोमड़ी, ह्यूमन। ठीक है, इन सभी में क्या होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें होता है क्या, मेल और फीमेल दोनों मैटिंग करते हैं और अपनी जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। ठीक है, ये युग्मक आपस में मिलकर यूग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। ये अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, वह जनकों के वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि हर एक मनुष्य का बच्चा है, ठीक है, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट हमेशा ही अलग होंगे। ठीक है, यानी कि समरूप नहीं होगी, फिंगरप्रिंट अलग होंगे। हो सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है उसका डीएनए ग्रुप अलग हो। ठीक है, जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती हैं, फैमिली से भी मैटर नहीं करता है। फिंगरप्रिंट एक लोग के 10 लोग घर में हैं, और फिंगरप्रिंट जो एक लोगों का है वो किसी का भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, आस पड़ोस में भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसको लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन अब सभी को समझ में आ गया। किशोरावस्था कायिक प्रवस्था की समाप्ति ही जनन प्रवस्था का आरंभ है। इस प्रवस्था को उच्च पादप में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है, आप उसको जो है बताइएगा। किसी में 2 महीने, किसी में 3 महीने, किसी में 1 साल, है ना। आम के पेड़ों पर 4 साल, है ना। कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, तब इस पे अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोरावस्था अथवा वयस्कता। ठीक है, यहाँ पे कुछ मौसम में कितने बार फल उत्पन्न करते हैं या पुष्प देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद ही केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। अब आप समझ सकते हो, जो बांस की जाति होती है बड़ी जल्दी ही बढ़ जाती है। बांस एक घास है। ठीक है, बांस जो है एक घास है, ग्रेमिनी कुल में आती है या पोएसी कुल में आती है, यानी कि परिवार में आती है, जो सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप स्ट्रोबिलेंथस क्यूनियाना, जिसे नीला कुरेंजी बोलते हैं, ये जो होता है ये पहाड़ों पर होता है। नीला कुरेंजी जो पौधा है ये पहाड़ों पर मिलता है। 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ठीक है, देखो इस पादप ने सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए, जिसके परिणामस्वरूप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे व पुष्पों का कालीन सा बिछाई दिखा पड़ा। यानी कि कहाँ से? पहाड़ी क्षेत्रों में। मैंने क्या था, ये पहाड़ी क्षेत्रों में नीला कुरेंजी पौधा होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्ट्रोबिलेंथस क्यूनियाना। मैं जब इंटर कॉलेज में टीचिंग कर रहा था, जब मैं इंटर कॉलेज में टीचिंग कर रहा था, तो कुछ ऐसे ही शब्द आए हुए थे यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही शब्द आए थे, उनके बारे में लिखना था। तो बहुत से बच्चे वो जान ही रहे थे कि ये बोटेनिकल नेम है या वानस्पतिक नाम है, और उन्होंने नहीं अध्ययन किया। जो नहीं आने वाले बच्चे थे तो वो नहीं कर पाए, जो रेगुलर बच्चे थे वो तो कर गए थे, उसके बारे में लिख दिया था। लेकिन जो है नीला कुरंजी पता ही नहीं था क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजी है वो आती रहती है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ है कि पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं? नहीं, पक्षी जो होते हैं एक अपने लैंगिक जनन करने के बाद एक निश्चित समय के बाद जो है इतना अंडे देते हैं। ठीक है, लेकिन संरक्षण में देखे जाने वाले पक्षी जैसे गुड फॉर्म में ये वर्ष भर अंडे की देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, ऐसे मामले में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित ना होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। 10 नंबर हम ये पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे,
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो पे चैनल जिस पे अपलोड किया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आवाज़ प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।